कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमेशा से अधूरी रह जाती हैं और कुछ सितारे आसमान में चमकने से पहले ही खो जाते हैं। इसी तरह बॉलीवुड में कुछ ऐसे नाम रहे जिनकी हकीकत अफवाहों से भी ज्यादा रहस्यमय रही। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अदाकारा ममता कुलकर्णी की, जिनके दीवाने सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि खुद पूरा बॉलीवुड था। 90 के दशक में इनकी खूबसूरती का आलम यह था कि दर्शक सिर्फ इन्हें देखने के लिए फिल्म को 4 बार देखने जाते। सुंदरता का पर्याय माने जाने वाली ममता कुलकर्णी के चाहने वालों ने इनका भगवान के बराबर एक मंदिर बनवा दिया था। पर जहां ममता कुलकर्णी के चाहने वाले इनके लिए पागलों की तरह दीवाने थे, तो फिर क्यों ममता कुलकर्णी अचानक गायब हो गई। कोई अलविदा नहीं तो कोई तस्वीर नहीं। न रातों को नींद आती है न दिन को चैन मिलता है, बस हर पल किसी की याद सताती रहती है। फिर आखिर कहां गुमनामी के अंधेरे में ममता कुलकर्णी समा गई। जी हाँ दोस्तों, जिस अदाकारा के चेहरे के करोड़ों दर्शक दीवाने थे, वो उस अदाकारा की निजी जिंदगी की कहानी बेहद दुख भरी और रहस्यमयी थी। नहीं दीपक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। जैसे कि बेइंतहा खूबसूरत इस अदाकारा के जीवन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस हुस्न की देवी को सभी के सामने नग्न अवस्था में आना पड़ा। आखिर क्यों इस अभिनेत्री को चंद रुपयों की खातिर अपने कपड़े उतारने पड़े। उस शख्स का आखिर क्या नाम है जिसने इनके आपत्तिजनक अवस्था में फोटो खींच लिए। और क्या आपको पता है, भारत की अदालत में इनकी सुंदरता के कारण इन पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया था। जब आखिर ममता कुलकर्णी इतनी सुंदर थी, तो आखिर इन्हें फिल्मों में काम देने के लिए इनके आगे बड़ी अजीब अजीब शर्तें क्यों रखी गईं? क्यों इनके नाम का गिरफ्तारी वारंट निकाला गया? और तो और क्यों भारत सरकार ने इनकी जमीन जायदाद सब जब्त कर ली? तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस बॉलीवुड को हम सितारों की दुनिया कहते हैं, उस बॉलीवुड के किस निर्माता ने इन्हें काम देने के लिए शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी? और तो और इस बात में कितनी सच्चाई है कि ममता कुलकर्णी को फिल्मों में काम पाने के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा लेना पड़ा। इस अदाकारा के ऊपर इनके बुरे समय पर 2000 करोड़ के नशीले गैर कानूनी काम करने का आरोप लगा। क्या ये वाकई में गुनहगार थी या ममता कुलकर्णी की शोहरत से हारकर लोगों ने इनके ऊपर कुछ षड्यंत्र रचा था? फिर अचानक ये अभिनेत्री अपना सब कुछ छोड़कर 25 साल पहले सन्यासिनी क्यों बन गई? ममता कुलकर्णी ने ऐसा क्यों कहा कि वो हनुमान जी के साथ रही हैं? ममता कुलकर्णी किस बड़े डर से आज तक भाग रही थी? और जब आज वो वापस आई तो उन्होंने बॉलीवुड के कौन से बड़े बड़े राज खोल दिए? तो दोस्तों, ये जान लीजिए कि आज की पूरी कहानी ममता कुलकर्णी की कहानी नहीं बल्कि बॉलीवुड की कहानी है। जो कि बॉलीवुड के सच्चे झूठे काले सफेद सभी राज खोल दिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड। तो आज की कहानी एक ऐसे नाम की है जिसे बॉलीवुड ने पहले तो सिर पर बिठाया, लेकिन फिर उसी इंडस्ट्री ने उन्हें गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया। 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में ममता कुलकर्णी का जन्म हुआ। इनके पिता मुकुंद कुलकर्णी, जो कि मुंबई पुलिस में अधिकारी थे। इनकी 2 बहनें मिथिला और मोलिना, जो कि इन्हीं की तरह सिनेमा जगत से जुड़ी हैं। वैसे ममता कभी भी फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती थी। Believe me, I have no interest in films. लेकिन इंसान जो सोचता है वो कहाँ होता। किस्मत के पास ममता के लिए कुछ और योजनाएं थी, और उन योजनाओं की शुरुआत उनकी माँ के सपने से हुई। एक माँ जो अपनी बेटी को रुपहले पर्दे पर देखना चाहती थी, और एक बेटी जो खुद से ज्यादा अपनी माँ की ख्वाहिशों को मानती थी। ममता ने अपनी पढ़ाई मुंबई से पूरी की और अपने माँ के कहने पर 1991 में तमिल फिल्म
नंबर गर्ल से इंडस्ट्री में कदम रखा। इनकी पहली फिल्म सुपरहिट रही। और भाग्य का खेल तो देखिए, जो लड़की कभी अदाकारा बनना ही नहीं चाहती थी, वो लड़की पहली ही फिल्म से साउथ की बड़ी स्टार बन गई थी। ममता कुलकर्णी की पहली ही फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि ये लोकप्रियता के शिखर पर थी। लोगों ने उनके नाम का हाथ पर टैटू गुडवा लिया। लोगों ने तो मेरा नाम उनके हाथों पे, क्या उसको बोले, टैटू किया था। फिल्म के बाद इनकी लोकप्रियता ने बॉलीवुड के गलियारों में भी गूंज उठा दी। बॉलीवुड से भी इनके लिए फिल्मों में काम करने के ऑफर आने लगे। ममता भी पीछे नहीं हटना चाहती थी। उन्होंने अपनी बॉलीवुड की पहली फिल्म की मेरा दिल तेरे लिए। हालांकि फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं रही, पर ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड के डायरेक्टर ने पहचान लिया था। इसके बाद इनकी एक और फिल्म आई जो कि सुपर डुपर हिट रही। फिल्म का नाम था तिरंगा। पर इस मूवी का संपूर्ण श्रेय नाना पाटेकर और राजकुमार को रहा। बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी को इनकी खूबसूरती के लिए जाना जाने लगा था। इसी के चलते 1993 में इन्हें फिल्म मिली आशिक आवारा। वैसे तो ये फिल्म एक्टर सैफ अली खान की पहली फिल्म थी, पर ममता इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस थी। इस फिल्म से ममता कुलकर्णी को अब की बार दर्शकों ने भी पहचान लिया था। और इस फिल्म ने इन्हें दिलाया फिल्म फेयर की तरफ से न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड। वैसे आपको बता दें, जब इनकी पहली तेलुगु फिल्म हिट हुई तो इनके पास 60 फिल्मों के ऑफर आए, पर ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड की तरफ रुख कर लिया था। और बॉलीवुड में भी इनके पास बड़े बड़े बजट की बड़ी फिल्में थी। इतनी ज्यादा फिल्में थीं कि इन्होंने कुछ फिल्मों को छोड़ भी दिया, जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, अफलातून, आंटी नंबर 1, सपूत और होगी प्यार की जीत जैसी फिल्मों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पर ममता कुलकर्णी ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से जो भी फिल्में की वो सभी के सभी हिट रहीं, जैसे कि वक्त हमारा है, करण अर्जुन, चाइना गेट, बाजी, क्रांतिवीर, आंदोलन, बेकाबू, घातक, सबसे बड़ा खिलाड़ी, नसीब और छुपा रुस्तम जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में। है के प्यार है तेरा चुम्मा, कैसा ये खुमार है तेरा चुम्मा। ममता कुलकर्णी के पास उन दिनों बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर लाइन लगाए खड़ा रहता था। शायद ही उस समय का कोई बड़ा स्टार हो जिसके साथ ममता कुलकर्णी ने काम न किया हो, फिर चाहे सलमान खान हो या शाहरुख खान, आमिर खान हो या सैफ अली खान। उस समय का हर बड़ा हीरो, अक्षय कुमार, सनी देओल, सुनील शेट्टी, सभी के साथ ममता कुलकर्णी ने सुपरहिट फिल्में दी। आलम यह था कि दर्शक सिर्फ ममता कुलकर्णी को देखने के लिए दिन के सभी शो देखने आया करते थे। पर आपको ममता कुलकर्णी का जीवन बेहद सरल दिख रहा होगा, पर ममता कुलकर्णी के आगे का जीवन बेहद रहस्यमयी और करुणामयी रहा। जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया कि अपनी माँ की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ममता ने पहले तो मॉडलिंग शुरू की, और इस मॉडलिंग के दौरान ही एक डायरेक्टर की नजर ममता पर पड़ी और इनकी पहली फिल्म हिट रही। और इसी के बाद इन्होंने साउथ की ही अपनी दूसरी फिल्म की, प्रेम शिखर। और आपको बता दें कि ये फिल्म उससे भी बड़ी हिट रही। ममता का कैरियर बुलंदियों पर था। साउथ के दर्शक ममता के ऐसे दीवाने हो गए थे कि इनके चाहने वालों ने हैदराबाद में इनका मंदिर बनवा दिया था। इनकी खूबसूरती में पागल दीवाने लोग इन्हें देवी की तरह पूजने लगे थे। उन दीवाने लोगों के लिए ममता कुलकर्णी भगवान बन गई थी। सफलता के शिखर पर ममता कुलकर्णी ने आज सब कुछ पा लिया था। फिल्मों के हिट होने का सिलसिला जारी था। ममता बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी थी, पर वर्ष 1993 में ही ममता कुलकर्णी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। दरअसल ममता कुलकर्णी ने उस समय एक मशहूर फिल्म मैगजीन के लिए अपना एक बोल्ड फोटोशूट करवाया। रुकिए, इस फोटोशूट को बोल्ड कहें तो शायद कम होगा। ये फोटोशूट अर्धनग्न अवस्था में था, और जैसे ही ममता कुलकर्णी की ये अर्धनग्न तस्वीरें मैगजीन में छपकर आईं तो पूरे भारतीय समाज में हंगामा मच गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 20 रुपए में बिकने वाली ये पत्रिका
5 गुने दामों में 100 रुपए में बिकने लगी थी। दुकानदार इस पत्रिका को ब्लैक में बेच रहे थे। जैसे जैसे इस पत्रिका की बिक्री बढ़ रही थी, ममता कुलकर्णी की आलोचना भी वैसे वैसे बढ़ रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। और तो और समाज के कुछ ठेकेदार ये कहने लगे कि ममता कुलकर्णी आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है। कुछ सामाजिक संगठनों ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया। इन सब के चलते ममता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया और इस वारंट के चलते ममता कुलकर्णी को 15,000 रुपए देकर जमानत मिली। जहां समाज के ठेकेदार इन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे थे, वहीं पूरा भारतीय सिनेमा इनकी सराहना कर रहा था। बॉलीवुड में लोग इनकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। वैसे उन दिनों ममता कुलकर्णी उस समय की बड़ी से बड़ी अदाकारा को मात तो दे रही थी, पर इस फोटोशूट के बाद उन्होंने बोल्डनेस में भी सभी हीरोइनों को पीछे छोड़ दिया था। अब कह तो ये भी सकते हैं कि ममता कुलकर्णी का फोटोशूट वाला कदम इनके लिए कुछ अच्छा ही साबित हुआ। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। इस फोटोशूट के बाद बॉलीवुड से इनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। बड़े बड़े नामी प्रोड्यूसर उनके पास फिल्मों की कहानियां लिए खड़े थे। हाँ, हम ये तो नहीं कह सकते कि ममता कुलकर्णी उन दिनों एक टॉप की अदाकारा थी, पर ये जरूर कह सकते हैं कि ममता उन दिनों किसी टॉप की अदाकारा से कम भी नहीं थी। ममता जब घातक फिल्म में काम कर रही थी, तब इनकी दोस्ती उसी फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से हो गई। ये दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई कि राजकुमार संतोषी ने इन्हें अपनी अगली फिल्म चाइना गेट में भी रोल दे दिया। पर चाइना गेट फिल्म की शूटिंग के दौरान खबर ये आई कि राजकुमार संतोषी और ममता कुलकर्णी में झगड़ा हो गया है। सुनने में आया कि राजकुमार संतोषी ममता कुलकर्णी को इस फिल्म से हटाना चाहते हैं। तभी ममता कुलकर्णी ने बताया कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी उनसे जबरन शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनकी ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। मान सम्मान समाज सबकी कसूरवार हो गई थी मैं, और आज इसी का बदला लेने के लिए वो उन्हें फिल्म से निकालना चाहते हैं। रिपोर्ट बताती है कि राजकुमार संतोषी के पास अगले ही दिन फोन आ गया। फोन था अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का। फोन पर राजकुमार संतोषी को धमकी मिली कि ममता को परेशान मत करें, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। अब ये फोन ममता ने कराया था या खुद छोटा राजन ने ही किया था, ये तो आप ही कमेंट करिएगा। लोग ये कहने लगे थे कि ममता कुलकर्णी और डॉन छोटा राजन में गहरे रिश्ते हैं। आए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली जिया भूल आई रे। अगर ये बात महज अफवाह थी तो संतोषी साहब जो ममता को फिल्म से निकालना चाह रहे थे, उन्होंने ममता के साथ फिल्म क्यों पूरी की। पर चाइना गेट फिल्म जब पर्दे पर प्रदर्शित हुई तो ममता कुलकर्णी के आधे से ज्यादा सीन काट दिए गए थे। ममता को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। आपको याद दिला दें कि ममता कुलकर्णी से पहले जानी मानी अभिनेत्री मीनाक्षी सिसाद्री ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए थे। चलिए चाइना गेट फिल्म से जुड़ी एक और रोचक बात आपको बताते हैं। दरअसल चाइना गेट फिल्म की शूटिंग के दौरान ममता फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के काफी करीब आ गई थी, पर टीनू वर्मा पहले से ही शादीशुदा थे। कहते तो ये भी हैं कि दोनों ने छुपकर एक दूसरे से शादी कर ली थी और एक दिन टीनू वर्मा की धर्मपत्नी ने ममता कुलकर्णी और टीनू वर्मा को बेहद आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। फिर क्या था, हंगामा खड़ा हो गया। ममता ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। मांग मेरी भरो। टीनू वर्मा ने भी उन दिनों ममता से दूरी बना ली और कुछ दिनों बाद टीनू वर्मा ने इंटरव्यू में कहा कि ममता के प्यार में मैं पागल हो गया था और मैं अपनी इतनी प्यारी पत्नी और परिवार को छोड़कर उनसे रिश्ते में आ गया था। शायद ये इंटरव्यू ममता और टीनू की नाजायज प्यार की गवाही दे रहा था। अब ममता के जीवन में अगर कुछ नया हो रहा था तो वो थे विवाद। ममता कुलकर्णी बिहार में एक प्रोग्राम करने गई थी। ममता ने अपने इस प्रोग्राम के लिए 125 करोड़ रुपए फीस ली थी। आपको याद दिला दें कि ये उन दिनों की बात है जब बड़ी से बड़ी हीरोइन अपनी फिल्म में अभिनय की इतनी फीस नहीं लिया करती थी और ममता कुलकर्णी ने सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए इतनी भारी रकम ली थी। पर यह बात सामने तब आई जब उस समय के नेता लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला सुर्खियों में आया। उसी की तफ्तीश में पता लगा कि चारा घोटाले की कुछ बड़ी रकम ममता कुलकर्णी के अकाउंट में भी गई है।
हाँ, ममता से इसके बारे में पूछताछ तो होनी ही थी। तब ममता कुलकर्णी ने बताया, मुझे यह रकम अपने एक डांस प्रोग्राम के लिए दी गई है। अब आप ये तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि देश के बड़े बड़े नेता हमारा अपना पैसा ही अपनी अय्यासी में बांटा करते हैं। कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली जिया भूल आई रे। ममता ने ये कहकर अपना पीछा तो छुड़ा लिया था, पर विवाद अभी आगे और आने थे। साल 1997 जब मुसीबतों का पहाड़ ममता कुलकर्णी पर टूट पड़ा था। बात कुछ यूं है कि दुबई में एक हाई प्रोफाइल पार्टी हुई थी। पार्टी में बड़े नामी गिरामी लोगों ने शिरकत की थी, जिसमें ममता कुलकर्णी के साथ और भी बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां पहुंची थीं और उन सभी शख्सियत को महंगे महंगे तोहफे भी दिए गए थे। ये तोहफे जिस शख्स ने दिए थे उसका नाम था विक्की गोस्वामी। बताते हैं विक्की अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए काम करता था। छोटा राजन उन दिनों जेल चला गया था। उसका सारा काम विक्की गोस्वामी संभाल रहा था और अभी कुछ ही वक्त बीता था कि विक्की गोस्वामी की भी गिरफ्तारी हो गई। विक्की को 25 वर्षों की सजा हुई। बताते हैं ममता उन दिनों विक्की गोस्वामी की मोहब्बत में थी। अच्छा लगे है बाहों में और ये इनका इश्क ही तो था कि ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड के अपने चढ़ते कैरियर को लात मार दी थी। ममता ने मुंबई को छोड़कर दुबई में रहना शुरू कर दिया। इस प्यार में ममता कुलकर्णी ने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। फिर चाहे ममता के इस काम को अपराध की संज्ञा ही क्यों न दी जाए, दुबई में ममता विक्की का सारा काम देखने लगी थी। नहीं, हम इतना खतरनाक काम नहीं कर सकते। और इसके बाद यह अदाकारा अचानक ओझल हो गई। किसी को कुछ भी नहीं पता लगा। भारत में ममता के चाहने वाले ममता की फिल्मों का इंतजार कर रहे थे। 2003 के बाद ममता कुलकर्णी का कुछ भी पता नहीं लगा। आज ममता रहस्य का दूसरा नाम बन गई थी। कुछ लोगों का कहना था ममता कुलकर्णी मर चुकी हैं। वहीं एक तबका बोल रहा था कि भोली भाली ममता को अगवा कर लिया गया है। वहीं इन सब तिलिस्म भरी बातों और अफवाहों के बीच साल 2013 में दुबई के एक न्यूज़पेपर में इनकी एक तस्वीर छपी और ये तस्वीर एक बड़ी खबर के साथ थी। खबर में लिखा था कि ममता कुलकर्णी दुबई की जेल में है और उन्होंने वहीं पर विक्की गोस्वामी से शादी कर ली है। इस खबर में यह भी था कि ममता ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया है और ममता अब ममता नहीं रही बल्कि आयशा बेगम बन गई हैं। और तो और बताते ये भी हैं कि विक्की गोस्वामी ने भी अपना नाम बदलकर यूसुफ अहमद रख लिया है। फिर कुछ दिनों बाद खबर आई कि विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी को अपने अच्छे व्यवहार की खातिर उन्हें जेल से जल्द ही रिहा कर दिया गया है। बताते हैं ये दोनों रिहा होने के तुरंत बाद ही कीनिया चले गए और साल 2014 में ममता कुलकर्णी की कुछ ऐसी फोटोज आईं कि जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। ममता एक योगिनी के रूप में दिख रही थी। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये वही ममता कुलकर्णी है जो फिल्मों में बेहद बोल्ड और कामुक अंदाज में दिखती हैं। पर साल 2016 में एक बार फिर ममता पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल मुंबई पुलिस ने 2000 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं का रैकेट पकड़ा। इस केस में ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का भी नाम आया। फिर क्या था, मुंबई पुलिस ममता और विक्की की तलाश में लग गई, पर ना ही ममता कुलकर्णी मिल रही थी और न ही विक्की गोस्वामी। ममता कुलकर्णी भी हमारे केस में एक आरोपी हैं। मुंबई पुलिस ने ममता कुलकर्णी को भगोड़ा घोषित कर दिया और 2017 में इनकी मुंबई स्थित सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। आज ममता का नाम भारत देश के एक वांटेड की सूची में था, पर ममता कुलकर्णी पूरी तरह से लापता थी। उनके घर के बाहर वांटेड का नोटिस लगा दिया गया, पर ममता कुलकर्णी कानूनी लड़ाई लड़ती रही। इस दौरान उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, जिसका नाम था ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। कुछ दिनों बाद एक अच्छी खबर आई, जिस खबर में मुंबई हाई कोर्ट ने इन पर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, जिसे देखते हुए ममता कुलकर्णी को बाइज्जत बरी किया जाता है। इसी के बाद ममता कुलकर्णी भारत आई। भारत आने के बाद इन्होंने कई इंटरव्यू दिए। बयानों में इन्होंने बड़े बड़े दावे किए। कहीं ये अपने आप को सन्यासिनी बताती और कहीं अपने आप को शक्ति का अवतार बताती। वो है हनुमान जी। 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष स्वरूप में मेरे साथ उनका रहना हो गया। न्यूज़ 18 को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया।
जिसमें उन्होंने कहा कि दुबई के बैठे अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार और बड़े बड़े हस्तियों के रिश्ते हैं। ममता कुलकर्णी के बेतुके बयानों से एक बार फिर अंडरवर्ल्ड और फिल्मी सितारों के रिश्तों की खबरें एक बार फिर गर्म हो गईं। और तभी 144 साल बाद भारत में महाकुंभ का आयोजन हुआ और इस महाकुंभ के दौरान ममता कुलकर्णी एक बार फिर खबरों और विवादों में आ गईं। दरअसल प्रयागराज के महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद पर बिठाया गया। ये खबर सभी को आश्चर्यचकित कर गई। एक बार फिर ममता ने अपना नाम बदल लिया था। अब ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर श्री यमाई ममतानंद गिरी हो गई थी। यह उपाधि लेते समय ममता की आंखें नम थीं। प्रयागराज के संगम तट पर इनकी संन्यास की दीक्षा हुई, जहां पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में इनका पट्टाभिषेक हुआ। पर इसी समय सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ये हाय गाइस कहकर संबोधित कर रही हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग ये सवाल करने लगे कि ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाली ममता कैसे महामंडलेश्वर बन सकती हैं। आखिर इनकी क्या योग्यता है जो इन्हें इतने प्रतिष्ठित पद पर विराजमान किया गया? जब ये एक महिला हैं तो आखिर इन्हें किन्नर अखाड़े में कैसे प्रवेश मिला? तभी ये विवाद तब और गहराया जब किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास जी ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें लिखा था कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटाया जा रहा है। और तो और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निष्कासित कर दिया गया। ये थी अदाकारा ममता कुलकर्णी के अभी तक की जीवन की कहानी। ममता कुलकर्णी का जीवन किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं था। चमक धमक, विवाद, उतार चढ़ाव और फिर एक आध्यात्मिक मोड़। कभी बोल्ड अंदाज से मशहूर हुई ममता कुलकर्णी फिल्मी दुनिया में अपने अलग तेवर के लिए जानी गईं। लेकिन जब लाइमलाइट से दूर चली गईं तो उनके जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया। ये साधारण नहीं था। उनका जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ एक अनूठा सफर रहा। पर कहते हैं ना, समय की धारा कभी एक जैसी नहीं रहती। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि ममता कुलकर्णी का आने वाला जीवन बेहद सुखद और शांतिपूर्ण हो। वैसे आप बताइएगा कि ममता कुलकर्णी का नाम लेते ही उनका कौन सा गाना आपके कानों में गुनगुनाने लगता है? वो कौन सी फिल्म जो उनका नाम लेते ही आपको याद आ जाती है? राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की जोड़ी आपको बॉलीवुड के किस एक्टर के साथ सबसे अच्छी लगती है? वैसे ममता कुलकर्णी की मेरी फेवरेट फिल्म नसीब थी। क्या आपने ममता कुलकर्णी की नसीब फिल्म देखी है? अगर देखी है तो जरूर बताइएगा। पति पत्नी के लिए भगवान होता है और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इस फिल्म में ममता कुलकर्णी के पति का रोल किस एक्टर ने किया है? और अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे इस 20-25 मिनट के वीडियो में हमारी की गई 30 से 40 घंटों की मेहनत को साकार कर देता है। वैसे आपको एक बार हम फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और आपका एक एक कीमती व्यू हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करता है। तो आपका दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में और किसी फिल्मी शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत।